गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस प्लस इंटरव्यू आप लोग के लिए कौन कौन से न्यूज़ को कलेक्ट किया है, उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न मेरे द्वारा पूछे जाते हैं पीटी फैक्ट के तौर पर, उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आप कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप युक्ति आईएएस का ऐप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बहुत सी सुविधाएं दी गई है। मेंस ओरिएंट आप लोगों के लिए क्लासेज अवेलेबल है। पीटी फैक्ट आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस टेस्ट सीरीज है, बीपीएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई गई है। तो आप इसका लगातार लाभ लीजिए। साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी भाग ले सकते हैं। दो तरीके का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का, जो 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाता है प्रत्येक संडे को, और एक डेली बेसिस पर दो टॉपिक देकर आप लोगों के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया गया। तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जितनी भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जिसका कंसेंस आप लोग नोट्स बनाते हैं, उसका परिणाम तभी प्राप्त होगा जब आप उस पर स्किल डेवलप कीजिएगा। और स्किल कैसे डेवलप होता है, उसके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाने होते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको भाग लेना होता है, लगातार अपने उस आंसर राइटिंग जो भी ड्रॉबैक है उसमें सुधार करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़िएगा। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं से हो न्यायपालिका में चयन। देखिए, ये कुछ बातें हैं जो आपको आपके जीवन से जुड़े होते हैं। मेरा जब इंटरव्यू चल रहा था तो उस पर मैं आप लोग को लगातार बताया था, क्या मुझसे इंटरव्यू पैनल पूछा गया था, नियुक्तियां क्या होनी, कैसी होनी चाहिए और पदोन्नति कैसे होनी चाहिए। तो मैंने दोनों आधार में संवैधानिक स्थिति तो बताया ही था, पर वर्तमान संदर्भ में मैंने योग्यता आधारित पदोन्नति को प्राथमिकता में रखा था। तो ध्यान रखिएगा, यह क्यों अभी वर्तमान संदर्भ में आवश्यकता है। यह आने वाले 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद भारत में योग्यता आधारित कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होगा, उसे लागू करना होगा उसके हर स्तर पर। तो यहाँ पर चीजों को समझिएगा। अखिल भारतीय सेवा से हो न्यायपालिका में चयन, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा यह बातें की गई। कल संविधान दिवस था, इस अवसर पर यह आपकी यूपीएससी के जीएस पेपर न्यायपालिका 2 से, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से न्यायपालिका और उससे संबंधित जो सुधार होते हैं उससे टॉपिक को कवर करेगा। स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट अपने अपने मेंस के टॉपिक से टैली कर लेंगे। तो चलिए न्यूज को पहले देखते हैं, उस पर बाद मैं चर्चा करूंगा उस पर। न्यायपालिका में प्रतिभाशाली युवाओं के चयन करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का सुझाव किया। जैसे हम यूपीएससी की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पर नई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की बात, हालांकि इस पर लगातार बात होती रही है, पर यह राज्य का विषय है कि किन किन विषयों पर वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करवा सकता है। तो इसके लिए देखिए, ध्यान रखिएगा, इसके लिए माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ समझ विकसित करनी होगी कि हमने जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा होती है। कार्यपालिका को जैसे हम लोग सशक्त करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितनी सशक्तता इसके कार्यकरण में होनी चाहिए, उतनी ही सशक्त निर्णयों का समय अनुसार अनुपालन करवाने की क्षमता डेवलप न्यायपालिका में भी होनी चाहिए। क्योंकि जितने डिस्प्यूट होंगे इस दोनों के माध्यम से, उसका समय आधारित त्वरित न्याय उसको प्राप्त होना चाहिए उस डिस्प्यूट के संदर्भ में जो भी मामले बनेंगे। तो इस क्षेत्र को भी हमें अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से अभी वर्तमान में न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो बहुत ही जटिल है, ठीक है ना, जटिल है। आपको ग्रास रूट लेवल से आगे बढ़ना होता है, इसके लिए समय बहुत लग जाते हैं और आपको वहां तक पहुंचने के लिए जहां पर आप निर्णय दे सके, जहां पर जज की प्रक्रिया में आप न्यायमूर्ति की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं।
तो इसे ध्यान रखिएगा, जब हम अखिल भारतीय सृजन करेंगे तो इसके लिए हम जैसे यूपीएससी के माध्यम से और स्टेट पीसीएस के माध्यम से राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर हम टॉप अधिकारियों का चयन करते हैं, और यूपीएससी में जिला के स्तर पर टॉप अधिकारियों का चयन करते हैं, वहां से हम केंद्र के स्तर पर चीजें पहुंचाते हैं। वैसे यहाँ भी ऐसे ही प्रक्रियाओं को बेहतर व्यापक तरीके से किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, सेमिनेटिक चीजों को। और देखिएगा, आपको कुछ बातें बोली हैं माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, उस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर खर्च और भाषा न्याय चाहने वाले नायकों के लिए बाधाएं हैं, तो इसको दूर करने की बात की है। हालांकि इस पर लगातार पिछले कुछ महीने पहले जब किरण रिजिजू थे कानून मंत्री, उनके संदर्भ में भी बातें चर्चा हो रही थी, तो उन्हीं बातों को इनके द्वारा रखा गया। न्याय तक सभी को पहुंच स्थापित करने के लिए संपूर्ण प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। देखिए, मैं कितनी दफा आप लोग को बोला हूं, सेवाओं की आपूर्ति करना राज्य का कर्तव्य है ना, कर्तव्य है। तो किसके लिए सेवाओं की पूर्ति करेगा? तो जनता के लिए करेगा। तो जनता को हम नागरिक केंद्रित सेवाएं ही कहते हैं ना, जो सेवाएं उपलब्ध करते हैं, इसी को नागरिक केंद्रित सेवाएं कही जाती है। कि केंद्र में कौन होगा? नागरिक होगा। उसी के अभिमुख और विमुख होकर योजनाओं का निर्वहन किया जाएगा और उसके आउटपुट के तौर पर उसे लाभ दिया जाएगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा कि हमेशा केंद्र में कौन होता है? जनता होती है, नागरिक होती है, उस देश की नागरिक होती है। अब न्यायपालिका का स्थान संवैधानिक ढांचे में अद्वितीय बना हुआ है। विविधता की प्रक्रिया में तेजी करने की एक तरीका है। ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए जहां पर योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से। तो यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान रखिए। योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी पारदर्शी की प्रक्रिया की बात हो रही, तो क्या है? रिजर्वेशन बेस्ड बात हो रही है। तो इन बातों के आधार पर ये चीजें स्पष्ट नहीं होती है, पर मेरा स्पष्ट मानना है कि आने वाले 25-30 साल बाद जब हम भारत को देखते हैं, 47 के भारत को हम देखते हैं, तो पूर्णतः योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता होगी। जहां पर रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, जहां पर वर्गों में रिजर्व सिस्टम की बात हो रही है, उसको धीरे धीरे समाप्त करने की आवश्यकता है। क्यों? रीजन इसके पीछे है कि जो शुरुआती संविधान में रिजर्वेशन दिया था 10 वर्ष के लिए दिया था, जहां पर यह आशा की गई थी कि आने वाले 10 साल में जो वंचित वर्ग हैं वो सशक्त हो जाएंगे और सशक्त होने के लिए राज्य इसके लिए कार्य करेगी। हालांकि राजनीतिक इसका करण कर दिया गया। राजनीतिक लाभों के लिए इन वर्षों को 10 वर्षों को लेकर अभी तक वर्तमान तौर पर इसका वृद्धि हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही साथ राज्य ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया कि इन वंचित वर्गों को हम बेहतर प्रबंधन के साथ उन्हें अवसर दे। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। हमारा बढ़ता भारत, आत्मनिर्भर भारत बढ़ रहा है। 47 तक चीजें बदलेंगी। तो यहाँ पर मैंने कभी आपको कुछ महीने पहले एक बात बोला था, जितना योग्य होगा उसे उतना बड़ा पद मिलना चाहिए। तो उसी संदर्भ में बातें यहाँ बढ़ेगी। अगर मान लीजिए हम जात पात को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि देखिए जात पात बढ़ावा देना ये संवैधानिक तरीके से, विधिक तरीके से गलत है, पर हमारे इकोसिस्टम में जाति व्यवस्था बनी हुई है। वो हर संप्रदाय के लोगों के साथ जुड़ा हुआ, हर धार्मिक आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इसे हम किस रूप से देखें? इसे हम अगर पॉजिटिव रूप से देखें तो ध्यान रखिएगा, अगर हम निम्न जातियां की बात करें, जो वर्ग विभेद में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज का परिचायक नहीं हूं, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, पर जो व्यवस्थाएं बनाई गई है सिस्टम को चलाने के लिए, इस व्यवस्था का मैं जरूर सपोर्ट करता हूं कि एक इको सिस्टम होना चाहिए, हायरार्की सिस्टम होना चाहिए, जहां पर प्रत्येक लेवल पर का अपना अपना दायित्व होना चाहिए, अपना अपना कर्तव्य होना चाहिए। वो कर्तव्य निष्ठ होकर अपने कार्यों का निर्वहन करे, तभी जाके संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकता है। चलिए आगे ध्यान रखिए इन सब चीजों को लेकर। तो जो भी होगा, प्रतिभाशालीवान जो युवाओं का चयन होगा, जो इनकी प्रतिभा निखारने का काम करेगी, ये न्यायिक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग सृजन पर अब देखिए कितना जल्द आता है। आप लोग के लिए एक नया अवसर आएगा।
तो ध्यान रखिएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती के लिए हुआ था पहला संविधान संशोधन, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला जा रहा है। हालांकि ध्यान रखिए कुछ बातों को, 2015 में वर्तमान जो सरकार थी वो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू की गई थी। हालांकि यह पूर्ववर्ती तरीके से पहले से लागू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए आत्मबल आत्म राष्ट्र के तौर पर देखा जाता है। हम आत्म राष्ट्र को जितना आत्मबल रूप से मजबूत करेंगे, हमारा विकास, हमारा स्वर्णिम इतिहास उतना बेहतर निखर कर सामने आएगा, लोग उससे ज्यादा जुड़ पाएंगे, उसे अपने से कनेक्ट कर पाएंगे। तो सब चीजें ध्यान रखिएगा। हालांकि संविधान का पहला संशोधन हुआ था, व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती की गई थी। तो चलिए पीटी फैक्ट बताइए कि संविधान का पहला संशोधन क्या था। और इस पर मैं पहले भी चर्चा किया हूं, नोट्स पर की नोट्स आपको ऐप पर लगातार दिया हुआ है। पॉलिटी की क्लास में मैंने आप लोगों को कवर किया है, तो इन सब चीजों को लेकर दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि एक्टिव मोड में चीजों को समझा जा सके। चलिए आगे हम बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन, आपातकाल के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया। तो 44वां संविधान संशोधन कब आया, इसका मुख्य थीम क्या था, किन किन मुद्दों पर महत्वपूर्ण रूप से संवैधानिक संशोधन किए गए थे, इसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वर्तमान में देखिए ध्यान रखिएगा, मन की बात जो है 107वें संस्करण, और मैं आप लोग को बोलता हूं बार बार, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है, मन की बात अब जरूर सुनिए, इससे आपको केस स्टडी बहुत मिलेगा। डेली आपको जब भी आप सुनिएगा मन की बात प्रत्येक रविवार को जो दी जाती है, ब्रॉडकास्टिंग की जाती है उसकी, तो आप उससे ध्यान रखिए, आपको 2 से 3-4 केस स्टडी जरूर मिलेगा। पूरे जितनी देर बात होती है मन की बात में, आप पॉलिटिकल व्यू को छोड़ दीजिएगा, आपको शासन प्रशासन में जाना है, तो लोगों के, आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को जानना जरूरी है। और एग्जाम में आप उसको अगर लिख देते हैं अपने आंसर राइटिंग में या तो इंटरव्यू पैनल में, तो आप ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं शासन प्रशासन से। तो सिविल सर्विसेज के साथ जस्टिफाई कर पाइएगा। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के क्यों नहीं हो सपोर्टर, आपको शासन प्रशासन में जब जाना है तो आपको शासन प्रशासन वाले लोगों की समस्याएं समझनी होगी, और उससे बेहतर मंच आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देगा। मन की बात जहां है वहां पर लगातार उन लोगों की बात होती है जो समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। डायरेक्ट प्रधानमंत्री उनका नाम लेते, इसका मतलब वो राज्य से चुने हुए कुछ व्यक्ति विशेष होंगे ना, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, और उसका केस स्टडी बनाकर आप उसको कहीं भी अपने एग्जाम्पल के तौर पर सेट कर सकते हैं, तो बेहतर होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ चीजों को समझिएगा। 106 संविधान संशोधन हो चुका है अभी तक, तो ध्यान रखिएगा 106 संविधान संशोधन क्या है उसको भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग एग्जाम में पहले भी पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान रखिए। पीटी फैक्ट के तौर पर ध्यान रखिए, ग्रीस के पास तूफान में मालवाहक जहाज डूबा, 4 भारतीय समेत जो चालक दल के सहित 12 लोग लापता है। तो ये लेस्बोस के पास तड़के समुद्री जो तूफान आया था, उसमें कोमोरोस में पंजीकृत रैप्टर जो था 6000 टन का, वो क्या हुआ कि नमक लेकर मिस्र से इस्तांबुल जा रहा था, ठीक है, जो रास्ते में यह ऐसा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें मिस्र के 8 है, 4 भारतीय हैं, 2 सीरियाई नागरिक सहित 14 लोग चालक दल के थे इसमें। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपडेट हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए वायु प्रदूषण में बात जब भी होती है तो हम पराली की बात करते हैं, और भी चीजें की बात होती है, पर्यावरण प्रदूषण को, तो ये सब कारक है। लगातार बात हो रही थी पराली जला रहा है जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है। हॉट स्पॉट की एक भी चर्चा होती है, बार बार चर्चा होती है। हॉट स्पॉट उस क्षेत्र को कहते हैं, मान लीजिए एरिया यहाँ पर गाड़ियों की संख्या अधिक है, मान लीजिए 10,000 गाड़ियां इस एरिया में चल रही है एट ए टाइम, मान लीजिए अभी 10 बज रहा है 10 AM में, तो 10 AM में 10,000 गाड़ियां यहाँ चल रही है, पर सभी की अलग अलग रूट होंगी। किसी खास समय में किसी खास स्थान पर आपको कुछ समय के लिए कुछ गाड़ियां इसकी मात्रा में, मान लीजिए इसकी गाड़ियों का 10-20% गाड़ियां, 30% गाड़ियां इस क्षेत्र में है, मान के चलिए आप, और कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाती है, एक ही जगह ट्रैफिक में रुक जाती है किसी कारणवश, तो इस गाड़ियों से निकला हुआ धुआं इस क्षेत्र को इतना हीट या गर्म कर देता है जो इस
बाहरी वातावरण के अनुपात में इसका तापमान बढ़ जाता है। मान लीजिए 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है, मान के चलिए, तो यही स्थिति आपको हॉट स्पॉट के तौर पर मानी जाती है। इसे सिंपल सा तरीके से समझिएगा, आप जब गांव से शहरों में जाते हैं तो गांव का माहौल ठंडा होता है, उसे वातावरणीय तरीके से आप महसूस भी करते होंगे। जैसे ही शहरों में इन करते होंगे आपको थोड़ी सी उमस और थोड़ी सी गर्मी महसूस होती होगी। इसके पीछे का मूल कारण ही है हॉट स्पॉट, क्योंकि गाड़ियां अधिक चलती हैं, ब्लॉकेज होता है ट्रैफिक पर, तो अधिक धुआं निकलता है और धुएं से आप लोगों को पता है हीट जनरेशन होता है, उसके बाद प्रदूषक बहुत से निकलते हैं, जिसके माध्यम से हीट स्पॉट को इसको बेहतर तरीके से समझा जाता है। तो हीट स्पॉट क्या है, कभी पूछा जाए तो इसे अच्छे से बताइएगा, ठीक है ना। हॉट स्पॉट। अब मूल प्राथमिकी रद्द होने पर जारी नहीं रखी जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग का केस। देखिए फिर मनी लॉन्ड्रिंग चर्चा में आया और आप लोग को की पॉइंट में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। तो आपको धन शोधन निवारण अधिनियम क्या है, आप इसे जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यह कब लागू किया गया है और किन किन मामलों में यह लागू किया जाता है, इसे किस लागू करने की शक्ति किस संस्था को दी गई है, उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लगातार आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन का आधार वही बनेगा। एक्टिव आप जितना रहिएगा, एक्टिव जितना रहिएगा, जिंदा जितना रहिएगा, आपकी पूजा उतनी होगी। मरे हुए मुर्दे हुए लोगों को कोई नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा। कुछ सेकंड के लिए ही अपने रास्ते से घर से बाहर रख देते हैं, घर से जितनी जल्दी हो सके उसे उसका अंतिम संस्कार करने का प्रयास करते हैं। अर्थ समझिएगा, आप जो कमीशन है उन जिंदा लोगों का है जो अपने आप एक्टिव मोड में लोगों को अपने आप को रखती है और जितना डिमांड उसका सप्लाई करती है। अब आप ऐसे तैयारी करिएगा कि चलिए हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, हम सिलेबस पढ़ लिए, सिलेबस के अनुसार तैयारी करते चलेंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप गलत भ्रम में, आप उसके लिए पीटी फैक्ट एमसीक्यू लगातार लगाने होंगे, टॉपिक वाइज लगाने होंगे, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको करना होगा, मेंस लगातार लिखना होगा, या 365 दिन लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आपका पीटी क्लियर हो जाएगा तो जाके मेंस लिखिएगा, तो भी आपके पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि 2 से 2.5 महीने का समय ही आयोग देती है। तो ध्यान रखिएगा 365 दिन लगातार मेंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो डेली होने ही चाहिए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक होगा। साथ ही साथ इंटरव्यू में आपको यह कार्य करना होगा, जो भी आप पीटी और मेंस में पढ़े उसका कंबाइंड आपके पास नोट्स होना चाहिए, जिसका अध्ययन जैसे ही मेंस आपका क्लियर हो और लगे कि आप मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, तो आप उसकी नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहिएगा। क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा समुद्र है, पता नहीं किस किनारे से कितनी मात्रा में कौन किस क्वालिटी की मोती का चयन किया जाएगा इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, ये ना इंटरव्यूअर को पता होता है, ना इंटरव्यू देने वाले को पता होता है, क्योंकि वह समय परिस्थिति के अनुसार पर होता है चयन। अब वो आपका संपूर्ण ज्ञान का टेस्ट लिया जाता है, जिसका माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, और यह 365 दिन के अध्ययन अध्यापन से ही पूरा किया जा सकता है। और वो स्टूडेंट जो एक्टिव होगा 365 दिन, उसी का सिलेक्शन होगा। मैं बार बार बोलता हूं और आप इसको विश्वास कीजिएगा, चीजों को समझने। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप उनका मॉक इंटरव्यू जाके देखिए, उनका फाइनल इंटरव्यू देखिए, रिजल्ट के बाद उनकी बातों को सुनिए, तो कमोवेश आपको यही बातें अराउंड बातें घूमी घुमाई हुई बातें मिलेगी कि लगातार लगे रहने की जरूरत है। तो लगातार लगने का अर्थ क्या होता है, 365 दिन होता है, ना कि 5 साल 10 साल होता है, ठीक है ना। आप इस चीज को समझिए। चलिए आगे हम बात करेंगे अंबेडकर फेलोशिप फॉर पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज के बारे में कुछ चीजें आई हैं, अपडेट हुआ है पीटी फैक्ट के तौर पर, इसे आप लोग याद रखिएगा। पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है, किस पार्टी के द्वारा शुरू की गई अंबेडकर फेलोशिप फॉर पॉलिटिकल चेंज, शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा। चलिए आगे हम बात करेंगे। भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक $40 अरब तक पहुंच गया। पीटी फैक्ट डाटा यहां से मिलेगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के लिए उपयोगी होगा, तो इस डाटा को अच्छे से कलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी चीजें अंडरलाइन की गई है, इसका स्क्रीनशॉट भी अब आप लोगों को
फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है, टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा रहा है, तो आप इसका लाभ लीजिए और थोड़ा सा अधिक से अधिक चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिए। हमारे तरफ से संपूर्ण प्रयास रहता है, बस आप लोग ही नहीं करते। कल टेस्ट सीरीज हुआ, लगभग 140 लोगों से अधिक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में इनरोल है। इस महीने का लास्ट डाटा जो है, उसमें से मात्र एक अभ्यर्थी ने आंसर राइटिंग प्रोग्राम का आपको आंसर लिखे, जो साहिना बेगम जी हैं। बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि इनका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, तो वेट कीजिए, पीटी का रिजल्ट आएगा, आ गया है, मेंस का रिजल्ट आ गया कुछ लोगों का, वेट कीजिए आप सभी लोग, किनका रिजल्ट फाइनल लिस्ट में होगा, वेट कीजिए। बार बार मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप लोग बेहतर सपोर्ट नहीं करते तो मेरी तरफ से भी ये सपोर्ट आप लोगों को छूट जाता है। किसी दिन रिज्ड होकर मैं क्लासेस एंड कर देता हूँ, क्लास नहीं लेता हूँ दैनिक जागरण का, क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। कम से कम 10-20 लोगों का लगातार सपोर्ट रहे। ऐसा नहीं कि आपको चीजें नहीं बताई जा रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, बस अपने मस्ती में आप लोग काम करते हैं और बाद में जब नहीं जाता तो फिर कमेंट सेक्शन में बोले सर पेपर एनालिसिस आप लोग डेली नहीं करते, ठीक है ना। इस बार अगर कोई लिख दिया कि पेपर डेली एनालिसिस नहीं होता है तो उसको पर्सनली मैं कॉल करूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर फिर से अपनी रणनीति बना रही है। हालांकि कुछ वर्ष पहले कुछ घटनाक्रम, मिडिल ईस्ट में जो घटनाक्रम घट रहा है उसके दरमियान कुछ चीजें बदली थी परिस्थितियां, तो उसको संदर्भ में ध्यान रखते हुए आप लोग को ध्यान रखना है कि हमारे ईरान महत्वपूर्ण हमारे लिए है। क्यों? यह हमें ईरान दक्षिणी तट से जो चाबहार बंदरगाह है भारत और ईरान द्वारा विकसित किया जा रहा है और यह कनेक्टिविटी देगा, व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगा, क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। खासकर अफगानिस्तान से इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर प्रबंध करता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो पश्चिम जो गलियारा है, जिसे हम लोग INSCT बोलते हैं, इंटरनेशनल कॉरिडोर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर की लंबी मल्टी मोड परिवहन परियोजना को भी मजबूत बनता है। इसलिए प्राथमिक तौर से चाबहार बंदरगाह हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही। तो इन सभी चीजों के लिए इस चीज को अच्छे से आप लोग कलेक्ट कीजिएगा, देखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, नीचे आ जाइए, कुछ चीजों को अच्छे से कवर करके जाइएगा। केस स्टडी देखिए आपके लिए है कि बिहार में लापरवाही के कारण किसान सम्मान निधि का 81 करोड़ राशि गलत भुगतान कर दिया। देखिए शासन प्रशासन की यह नाकामी कहिए या लाल फीताशाही की असीम पराकाष्ठा बोलिए, कि गलतियां जब होती है उस समय चीजें नहीं समझ में आती है। जब आपका आर्थिक क्षति हो जाता है, आपका ऑडिट होता है, किसी संस्था द्वारा बताया जाएगा, तो आप इस चीज को लेकर एक्टिव मोड में आते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर आप प्रशासक बनिएगा, तो अपने शासन प्रशासन के दौरान अपने विभाग में या अपने कार्यालय में कैसे भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो इन सभी, यह सभी रूप भी भ्रष्टाचार के तौर पर आता है कि समय से कार्य नहीं करना, समय अनुसार काम को निर्धारित जो मद है उसमें कार्य नहीं करना, सभी प्रशासनिक भ्रष्टाचार के तौर पर गिने जाएंगे। तो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए केस स्टडी आपको देता है, तो इसे इनपुट कर सकते हैं आप। चलिए आगे हम बात करें डिफेक्ट न्यूज के बारे में। वीडियो जो आता है उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से इसे आज दैनिक जागरण कवर किया है, तो आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में वही बातें नहीं पढ़ाने की जरूरत है जो चीजें बताई गई है। यहाँ पर अंडरलाइन में कर दिया हूँ सारी चीजों को। जैसे डिफेक्ट हो अगर तो कैसे कानूनी मदद ले सकते, कौन सा कानूनन अधिकार प्राप्त है इस मामले में, वो सारे अधिकार यहाँ दिए गए हैं। तो अच्छे से इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा। वैसे मैं की नोट्स इसका दूंगा और शॉर्ट फॉर्म में आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र जरूरी है, तो इसके लिए 6 कदम बताए गए हैं। जहां पर बात हो रही है आपको डिफेक्ट के लिए निवारण तंत्र होना चाहिए। जैसे आपको आईटी नियमों में संशोधन करने की जरूरत है। बहुत से मामले हैं डिफेक्ट के जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। एआई का टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपत्तिजनक कंटेंट को बेहतर कम करने के लिए कैसे बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी बात की गई है। तीसरी,
दूसरी है कि विदेश से अपलोड किया जाता, तो उसके लिए हम कैसे कानूनी प्रक्रियाओं को ले सकते हैं, बोगस और फर्जी खातों को प्रभावी रोक सकते हैं, इन सभी मामलों का हम प्रबंधन करेंगे। तो कहीं जाकर 24 से 36 घंटे में अगर हम कानूनी स्पष्टता के तौर पर शिकायत और वीडियो को डिलीट करने की बात करते हैं, उसके लिए बेहतर शिकायत अधिकारी तंत्र पोर्टल होना चाहिए। मैं आप लोगों को बताया था, तभी मुझ पर भी एक बार साइबर अटैक हुआ था किसी मामले को लेकर, इसी प्रकार के डीप फेक को लेकर, कि मेरी तस्वीर को कहीं गलत साइट पर अपलोड किया जाने की धमकी मुझे आई थी। मैंने नेशनल क्राइम ब्यूरो को भेजा भी था। उसके बाद झारखंड को, बिहार को, तीनों स्टेट में भेजा, क्योंकि मैं इन स्टेट से जुड़ा हूं। तो वहां पर समय बाध्यता के समय देखिए, धरातल बातें तो हम लोग किताबी ज्ञान और किताबी तरीके से बोलते ही हैं, पर धरातल पर क्या होता है उसका आउटपुट मुझे आज तक नहीं पता चला। इस सभी चीजों को सुधार करने की आवश्यकता है कि समय के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, और जब तक इसका समाधान है उसको वॉच करने के लिए, आपके ट्रैक करने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर करना होगा। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकारी से आपके कनेक्ट आपको बेहतर करने होंगे। तो ये सब चीजें सुधार किया जा सकता है। इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद राज्यों और पुलिस के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। 5वीं अदालती आदेश के संदर्भ में भी सुधार की आवश्यकता है, और भी चीजें हैं, तो ये सब किया जा सकता है। इन सब चीजों को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। फिर इसके किसी का चेहरा, किसी का नाम कैसे यूज किया जा सकता है, कल मैंने आपको डिफेक्ट के बारे में कुछ इसी तस्वीर का यूज किया हो, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। कैसे पहचाने डिफेक्ट को, तो इसके लिए आपको बताया गया है। तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से न्यूज एनालिसिस कर लीजिएगा डिफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। डिफेक्ट के तकनीक के बारे में कैसे प्रबंधन इसको किया जाए, इन सब चीजों को अच्छे तरीके से करके आपको जाना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। मजबूरी बनी रेवड़ी संस्कृति। कपिल सिब्बल माननीय महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, राजनीतिक तौर पर एक अच्छे वकील भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका अपना व्यू है, पर एक तरफी व्यू मुझे लगा, इसलिए मैं कुछ चीजें शुरू में कर रहा था, फिर उसके बाद छोड़ दिया। रीजन उसके पीछे है कि आपको यहाँ पर केवल एक पार्टी, एक विशेष की बात नहीं होती। जब हम फिब्रिज की बात करते हैं, मुफ्तखोरियां की बात करते हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें उतना ही सना है जितना 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 आपको नदी के तली सनी होती है, ठीक है ना, किनारा जितना उसका सना होता है। मान लीजिए यह भूमि है और यहां पर जल स्टोर है, ठीक है ना। तो जल का स्तर जितना ऊंचा उठेगा, उसकी तली जो है, तली जो है उसकी मात्रा उतनी ही गहरी होती जाएगी, और उसका तट उतना ही भीगता चला जाएगा। और जब हम अंदर की बात करते हैं, जितना हम इसके नीचे उतरेंगे उतना तली उसका गहरा होता चला जाएगा, भीगता चला जाएगा। इस एग्जाम्पल को समझिएगा, रेवड़ी इसी तरीके से है। हम जितना इसका विस्तार करेंगे उतना ही यह अपने स्वरूप में बड़ा होता जाएगा, और सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें कमोवेश इसमें जुड़ी हुई है, कोई कम कोई अधिक। हम इसे जितना अंदर तक इसे लोगों तक पहुंच बनाएंगे इस माध्यम से मुफ्त रेडियो को, उतना यह गहरा प्रभाव छोड़ेगा। यह भी इस चीज को समझिएगा। इस सर्किल को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इसको अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो मुफ्त रेडियो के बारे में हम लगातार चर्चा करते थे। यहाँ किसी एक संकीर्ण राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपको नहीं देखना है कि हाँ केवल एक ही पार्टी करती है, सभी पार्टियां करती हैं। मैं आप लोग को इससे कितनी दफा बोला हूं, मुफ्त रेडियो जरूर दीजिए आप, यह जनता का हक है, ठीक है ना, उसे प्राप्त करने का। पर यह तब होनी चाहिए जब राज्य के पास, केंद्र के पास जो लोक कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त मद आपके पास प्राप्त हो, अतिरिक्त पूंजी आपके पास हो, और जो आपके पास कुल संसाधन उससे कहीं अधिक आप खर्च करने की आपके पास क्षमता हो। कुल मिलाकर आपके कुल जीडीपी का अगर यह क्षमता डेवलप है कि हम जो खर्च करेंगे मुफ्त में, वो राज्य के उन जनता पर बोझ नहीं होगा जो शेयर आपको टैक्स पेयर है, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा। राज्य अगर मान लीजिए 100 रुपया कमा रही है, अभी 50 से 60% पेंशन या इस प्रकार की जो भी खर्च है, जहां पर हम उससे आउटपुट नहीं प्राप्त कर पाते हैं,
उस पर खर्च कर रही है, मात्र 40% आपको क्या बचा हुआ, जिससे हम अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ति करते हैं। तो अगर यह पुनः हम इस सभी चीजों पर खर्चा कर रहे जहां पर मुफ्त हो, तो यह मात्रा कहीं बढ़कर 80 से 90% हो जाएगी। तो 10% अगर बच गया जिससे हम एसेट निर्माण कर रहे हैं, तो यह क्या होगा, उन जनता पर दबाव होगा जो आने वाली जनता है, क्योंकि जो कर्ज की मात्रा बढ़ेगी वो अभी तो नहीं बढ़ेगी, वो तो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद बढ़ेगी, जब हमारे नए जनरेशन वहां आएगी। तो जनरेशन को अतिरिक्त बोझ ना मिले, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं इसे सतत विकास के कॉन्सेप्ट से देखता हूं, ठीक है ना। विकास का बोध यह नहीं है कि हम सर्वांगीण विकास कर ले अंतिम परिणाम के आधार पर भी, हम विकास करें पर उसके सकारात्मक प्रभाव पीछे छूटता जाए, ताकि आने वाले जनरेशन को उसका नकारात्मक प्रभाव दिखे नहीं। इसी संदर्भ में मुफ्त रेडियो की बात होती है कि हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। आपके पास अतिरिक्त सोर्स है तो आप उसके लिए मुफ्त दीजिए, नहीं तो आपके पास कर्ज इतना बढ़ जाएगा वित्तीय समाधान ढूंढने में। आप वेनेजुएला का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि वेनेजुएला प्रति व्यक्ति आय में टॉप 10 में हुआ करता था। आज ऐसी स्थिति, उसकी बुरा स्थिति है कि करोड़ों रुपया देकर हम एक ब्रेड खरीदते हैं। ध्यान रखिएगा इन चीज को कि बेहतर प्रबंधन ना हो, बेहतर शासन प्रशासन ना हो, किसी समस्याओं को दूरगामी रूप से सोचने समझने का थिंक समाज प्रशासन प्रशासन में ना हो कि आने वाले 25 साल में 50 साल में इस कार्य से क्या हमारे आने वाले जनरेशन को कोई प्रभाव होगा, उसके पॉजिटिव प्रभाव हो रहे या नेगेटिव प्रभाव हो रहे। पॉजिटिव अधिक है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव कम है तो कोई इशू नहीं है, पर नेगेटिव अधिक है पॉजिटिव कम प्रभाव है तो ध्यान रखिएगा उस योजना पर पुनः विचार करनी चाहिए सर्वदलीय बैठक बुला के, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां पूर्ण उत्तरदायी होंगी उन समस्याओं के लिए। तो यह समझने का प्रयास कीजिएगा, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। अब दूसरी चीजें यहाँ पर देखिएगा, लक्ष्य के करीब पहुंचा जल जीवन मिशन। तो यह भी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है जिसमें हम शासन प्रशासन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, समयबद्धता के साथ कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं। हम इसे 2014 के बाद जो स्थितियां बनी थी उसके बाद लक्ष्य निर्धारित किया गया, 2024 तक हम सभी लोगों को एक स्वच्छ जल परियोजना से जोड़ेंगे, जिसे जल जीवन मिशन रखा गया था। और ध्यान रखिएगा जल जीवन मिशन के तहत 15 अगस्त 2019 को दिल्ली के लाल किले प्राचीर से इस योजना की घोषणा की गई है। 24 तक लक्ष्य रखा गया, हर ग्रामीण घर तक नल का जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखते हुए हर परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। जो स्वच्छ जल होगा, पीने योग्य जल होगा, इसे ध्यान रखिएगा। इसका लाभ आपको पहले ही मिल गया, 11 दिन पूर्व ही लक्ष्य के धन संदर्भ में बातें की जा रही है। तो देखिए आंकड़े दिए गए हैं, इसको अच्छे से आप लोग आंकड़ों को एनालिसिस कीजिएगा ताकि आप इसको एग्जाम में इनपुट कर सके। केस स्टडी के तौर पर भी शासन प्रशासन चाह ले तो किसी कार्य का कैसे बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, समय से पूर्व कैसे उससे पूर्ति की जा सकती है उस लक्ष्य को, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको केस स्टडी के तौर पर देखना चाहिए। अब सहकारिता में डिजिटल क्रांति की बात हो रही है। सहकारी जो फर्म बनते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2022 संस्करण जारी हुआ, उसमें भारतीय सहकारिता की क्षमता को फिर से उजागर किया है, जो सकल घरेलू के उत्पाद के आधार पर विश्व के 300 सहकारी समितियों में इफ्को और अमूल क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर। यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां पर हम इफ्को की बात करते हैं, अमूल संस्था की बात करते हैं, अमूल का ब्रांड आप दूध पीते होंगे, आइसक्रीम खाते होंगे, बहुत से प्रोडक्ट आइसक्रीम अमूल बनाता है, जो कहीं शुरुआती तौर पर सहकारी समिति के तौर पर जन्म ली थी और वर्तमान में या नवरत्न कंपनियों के तौर पर हम रख सकते हैं। इनको ध्यान रखिएगा। अब है कि इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सहकारी दूध जो विपणन संघ है अमूल, और भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इसको इफ्को बोलते हैं, इसे पहला और दूसरा स्थान दिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 2019-20 के रिपोर्ट के मुताबिक 1.7 करोड़ सदस्यों को 4.80 करोड़ लीटर दूध खरीदा। यही चीनी उत्पादन की बात करें तो इस प्रकार देखते हैं कि हम यह जो 1895 स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अनुसार
दुनिया कुल आबादी का 12 से 30% जो है 30%, 30 लाख सहकारी समितियों में प्रत्यक्ष सहकार सहकार की भूमिका में है। अर्थात हम कोऑपरेटिव माइंडसेट से कार्य कर रहे हैं तो 12% विश्व की कुल जनसंख्या ऐसी कर रही है। जब ये संख्या और भी बढ़ेगी तो सोचिएगा इसका आउटपुट कितना बेहतर से होगा। और विश्व की सृजित कुल रोजगार का यह 10% योगदान करता है, हिस्सेदारी करता है। हम भारत की बात करें तो भारत में इसका सकारात्मक पक्ष हमें देखने को मिलता है, जहां सहकारिता, कृषि, बैंकिंग, ऋण, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण जैसे क्षेत्र गरीबी उन्मूलन को, खाद्य सुरक्षा को, रोजगार सृजन को और भी सहकारिता में सफलता को मिसाल पेश करता है। आप इसके डाटा कलेक्ट कीजिएगा, डाटा को बेहतर तरीके से इनपुट कीजिएगा। बहुत बेहतर आज एनालिसिस में लिखा हुआ है। जो बातें लिखी गई है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। की नोट्स में आपको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। जेम पोर्टल है, आप लोग को पता ही होगा, ई गवर्नमेंट मार्केट पोर्टल है जो भारत सरकार की। वहां पर 100 करोड़ टर्नओवर वाली 289 सहकारी समितियों को स्थान दिया गया है। तो अगले चरण में 50 करोड़ रुपए के तीसरे संस्करण में कम से कम टर्नओवर वाले सहकारी समितियों को इसे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ई प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर है, जहां पर सरकारी खरीद की जाती है। वहां पर 100 करोड़ से अधिक कंपनियां जो यह क्षेत्र में है, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई आपको 289 रजिस्टर्ड है। और भी यह संख्या बढ़ेगी आने वाले समय में। इन सब चीजों को देखिएगा, इन सब चीजों को समझिएगा। अभी 97,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, जहां पर हम कृषि अवसंरचना फंड के जरिए सभी जिलों में ई विपणन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जहां से हम ई कॉमर्स के तौर पर खरीद बिक्री कर सकते हैं। वेयर हाउस बनाया जा रहा है जिसे हम गोदाम बोलते हैं। साइलोज पैकेज हाउस बनाया जा रहा है। पैकेजिंग, ग्राइंडिंग यूनिट्स और शांत कूलिंग जो भंडारण है उसे बनाया जा रहा है, ताकि हम जो भी माल है उसकी आपूर्ति बेहतर कर सके कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से। और भी चीजें हैं। तो सहकारिता हमारे विकास का नींव है, रीढ़ की हड्डी है, इसे ध्यान रखिएगा, इसे बेहतर तरीके से कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। और आप लोग कोऑपरेटिव माइंड से साथ तैयारी कीजिए, स्टडी कीजिए। आने वाले समय में दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस ही आपका आधार बनता जाएगा और लगातार यह बनेगा। जिनको समझ में आ रही है कि मेरा इससे सिलेक्शन होगा, वो लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यह संख्या कम अधिक हो सकती है, पर हमारा प्रयास नहीं रुकेगा। हम उसी तरीके से शिद्दत के साथ करेंगे। बस सिलेक्शन एक बार अच्छे से हो जाए लोगों का, क्योंकि ओरिजिनल कैंडिडेट का जब मैं इंटरव्यू लूंगा, जब उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, जब वो बातें रखेंगे हमारे सामने, हमारे लोगों के सामने, तो समझ में आएगा आप लोगों को कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कितना हेल्प करता है आप लोगों के लिए। तो आप लगातार बने रहिएगा, हमारा सपोर्ट करते रहिए। हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।